को क्रिसमस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज का दिन सेवा, त्याग और करुणा को अपने जीवन में महत्व देने का अवसर है। ईसा मसीह ने कहा, गरीबों को हमारा उपकार नहीं, हमारा स्वीकार चाहिए। सेंट ल्यूक के गॉस्पेल में लिखा है, जीसस ने न केवल गरीबों की सेवा की है, बल्कि गरीबों के द्वारा की गई सेवा की भी सराहना की है। और यही तो असली एम्पावरमेंट है। इससे जुड़ी एक कहानी भी बहुत प्रचलित है। उस कहानी में बताया गया है कि जीसस एक टेम्पल ट्रेजरी के पास खड़े थे। कई अमीर लोग आए, ढेर सारे दान दिए। उसके बाद एक गरीब विधवा आई और उसने 2 तांबे के सिक्के डाले। एक तरह से देखा जाए 2 तांबे के सिक्के कुछ मायना नहीं रखते। वहां खड़े भक्तों के मन में कुतूहल होना बड़ा स्वाभाविक था। तब जीसस ने कहा कि उस विधवा महिला ने सबसे ज्यादा दान किया है, क्योंकि औरों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन इस विधवा ने तो अपना सब कुछ दे दिया है। आज 25 दिसंबर महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। भारतीय जनमानस में संकल्प और आत्मविश्वास जगाने वाले मालवीय जी ने आधुनिक शिक्षा को एक नई दिशा दी। उन्हें जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अभी 2 दिन पहले मालवीय जी की तपोभूमि बनारस में मुझे कई सारे विकास के कार्यों का शुभारंभ करने का अवसर मिला। मैंने वाराणसी में बीएचयू में महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर का भी शिलान्यास किया है। इस पूरे क्षेत्र में निर्माण हो रहा यह कैंसर सेंटर न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश, लेकिन झारखंड, बिहार तक के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। आज भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। यह देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। आज सुबह सुबह जब मैंने ट्वीट किया तो एक पुराना वीडियो भी मैंने शेयर किया है। एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में अटल जी का स्नेह वर्षा का सौभाग्य कैसा मिलता था, उस वीडियो को देख करके ही पता चलेगा। आज क्रिसमस के दिन सौगात के रूप में देशवासियों को 2 योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। एक प्रकार से 2 नवतर योजनाओं का आरंभ हो रहा है। पूरे देश में गांव हो या शहर हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कैशलेस क्या है, कैशलेस कारोबार कैसे चल सकता है, बिना कैश खरीदारी कैसे की जा सकती है, चारों तरफ एक जिज्ञासा का माहौल बना है। हर कोई एक दूसरे से सीखना समझना चाहता है। इस बात को बढ़ावा देने के लिए, मोबाइल बैंकिंग को ताकत मिले इसलिए
ई पेमेंट की आदत लगे, इसलिए भारत सरकार ने ग्राहकों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन योजना का आज से प्रारंभ हो रहा है। ग्राहकों को प्रोत्साहन करने के लिए योजना है लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिए योजना है डीजी धन व्यापार योजना। आज 25 दिसंबर को क्रिसमस की सौगात के रूप में 15,000 लोगों को ड्रॉ सिस्टम से इनाम मिलेगा और 15,000 के हरेक के खाते में 1,000 रुपया का इनाम जाएगा। और ये सिर्फ आज एक दिन के लिए नहीं है, ये योजना आज से शुरू होकर के 100 दिन तक चलने वाली है। हर दिन 15,000 लोगों को 1,000 रुपये का इनाम मिलने वाला है। 100 दिन में लाखों परिवारों तक करोड़ों रुपयों की सौगात पहुंचने वाली है। लेकिन ये इनाम के हकदार आप तब बनेंगे जब आप मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, रुपे कार्ड, यूपीआई, यूएसएसडी, ये जितने डिजिटल भुगतान के तरीके हैं उनका उपयोग करोगे, उसी के आधार पर ड्रॉ निकलेगा। इसके साथ साथ ऐसे ग्राहकों के लिए सप्ताह में एक दिन बड़ा ड्रॉ होगा जिसमें इनाम भी लाखों में होंगे। और 3 महीने के बाद 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। उस दिन एक बम्पर ड्रॉ होगा जिसमें करोड़ों के इनाम होंगे। डीजी धन व्यापार योजना प्रमुख रूप से व्यापारियों के लिए है। व्यापारी स्वयं इस योजना से जुड़े और अपना कारोबार भी कैशलेस बनाने के लिए ग्राहकों को भी जोड़े। ऐसे व्यापारियों को भी अलग से इनाम दिए जाएंगे और ये इनाम हजारों की तादाद में है। व्यापारियों को अपना व्यापार भी चलेगा और ऊपर से इनाम का अवसर भी मिलेगा। ये योजना समाज के सभी वर्गों, खास करके गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग, उनको केंद्र में रख करके बनाई गई है। और इसलिए जो 50 रुपये से ऊपर खरीदते हैं और 3,000 से कम पैसों की खरीदी करते हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। 3,000 रुपये से ज्यादा खरीदी करने वाले को इस इनाम का लाभ नहीं मिलेगा। गरीब से गरीब लोग भी यूएसएसडी का इस्तेमाल कर फीचर फोन, साधारण फोन के माध्यम से भी सामान खरीद भी सकते हैं, सामान बेच भी सकते हैं और पैसों का भुगतान भी कर सकते हैं। और वे सब इस इनाम योजना के लाभार्थी भी बन सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग एईपीएस के माध्यम से खरीद बिक्री कर सकते हैं और वे भी इनाम जीत सकते हैं। कईयों को आश्चर्य होगा, भारत में आज लगभग 30 करोड़ रुपए कार्ड हैं, जिसमें से 20 करोड़ गरीब परिवार जो जनधन खाता वाले लोग हैं उनके पास है। ये 30 करोड़ लोग तो तुरंत इस इनामी योजना का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि देशवासी इस व्यवस्था में रुचि लेंगे और आपके अगल बगल में जो नौजवान होंगे वो जरूर इन चीजों को जानते होंगे। आप थोड़ा सा उनको पूछोगे वो बता देंगे। अरे आपके परिवार में भी 10वीं 12वीं का बच्चा होगा तो वो भी भली भांति ये चीज आपको सिखा देगा। ये बहुत सरल है। जैसे आप मोबाइल फोन से व्हाट्सएप भेजते हैं ना, उतना ही सरल है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये जानकर के खुशी होती है कि देश में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना, ई पेमेंट कैसे करना, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना, इसकी जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ ही दिनों में कैशलेस कारोबार, बिना नगद का कारोबार 200 से 300% बढ़ा है।
इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला कितना बड़ा है इसका अंदाज तो व्यापारी बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं। जो व्यापारी डिजिटल लेन देन करेंगे, अपने कारोबार में नगद के बजाय ऑनलाइन पेमेंट की पद्धति विकसित करेंगे, ऐसे व्यापारियों को इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है। मैं देश के सभी राज्यों को भी बधाई देता हूं, यूनियन टेरिटरी को भी बधाई देता हूं। सबने अपने अपने प्रकार से इस अभियान को आगे बढ़ाया है। आंध्र के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू के अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है जो इसके लिए अनेक योजनाओं पर विचार कर रही है। लेकिन मैंने देखा कि सरकारों ने भी अपने तरीके से कई योजनाएं आरंभ की है, लागू की है। किसी ने मुझे बताया कि असम सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स और व्यापार लाइसेंस फी का डिजिटल भुगतान करने पर 10% छूट देने का निर्णय किया है। ग्रामीण बैंकों के ब्रांच अपने 75% उपभोक्ता से जनवरी से मार्च के बीच कम से कम 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 50,000 रुपये इनाम मिलने वाले हैं। 31 मार्च 2017 तक अगर 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले गांवों को सरकार की ओर से उत्तम पंचायत फॉर डिजी ट्रांजैक्शन के तहत 5 लाख रुपए का इनाम देने की उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने किसानों के लिए डिजिटल कृषण शिरोमणि, असम सरकार ने ऐसे पहले 10 किसानों को 5,000 रुपया इनाम देने का निर्णय किया है जो बीज और खाद की खरीद के लिए पूरी तरह डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं। मैं असम सरकार को बधाई देता हूं, लेकिन इस प्रकार से इनिशिएटिव लिए सभी सरकारों को बधाई देता हूं। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने भी गांव गरीब किसानों के बीच डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के कई सफल प्रयोग किए हैं। मुझे किसी ने बताया जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड, जो मुख्यतः खाद का काम करता है, उन्होंने किसानों को सुविधा हो इसलिए 1000 पॉश मशीन खाद जहां बेचते हैं वहां लगाए हैं और कुछ ही दिनों में 35,000 किसानों को 5 लाख खाद के बोरे डिजिटल भुगतान के माध्यम से कर दिए। और ये सब सिर्फ 2 हफ्ते में किया। और मजा ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में जीएनएफसी की खाद की बिक्री में 27% बढ़ोतरी हुई है। भाइयों बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी जीवन व्यवस्था में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है और ज्यादातर इन लोगों को मजदूरी का पैसा, काम का पैसा या पगार नगद में दिया जाता है, कैश में सैलरी दी जाती है। और हमें पता है उसके कारण मजदूरों का शोषण भी होता है। 100 रुपये मिलने चाहिए तो 80 मिलते हैं, 80 मिलने चाहिए 50 मिलते हैं। और इंश्योरेंस जैसे हेल्थ सेक्टर के दृष्टि से अन्य कई सुविधाएं होती है, उससे वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब कैशलेस पेमेंट हो रहा है, सीधा पैसा बैंक में जमा हो रहा है। एक प्रकार से इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल में कन्वर्ट होता जा रहा है, शोषण बंद हो रहा है। कट देना पड़ता तो वो कट भी अब बंद हो रहा है और मजदूर को, कारीगर को, ऐसे गरीब व्यक्ति को पूरे पैसे मिलना संभव हुआ है। साथ साथ अन्य जो लाभ मिलते हैं वे लाभ का भी वो हकदार बन रहा है। हमारा देश तो सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। टेक्नोलॉजी हमें सहज साध्य है। भारत जैसे देश ने तो इस क्षेत्र में सबसे आगे होना चाहिए। हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप से काफी प्रगति की है। ये डिजिटल मूवमेंट एक सुनहरा अवसर है। हमारे नौजवान नए नए आइडियाज के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई पद्धति के साथ इस क्षेत्र को जितना बल दे सकते हैं देना चाहिए।
लेकिन देश को काले धन से, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अभियान में पूरी ताकत से हमें जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हर महीने मन की बात के पहले लोगों से आग्रह करता हूं कि आप मुझे अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार बताइए, और हजारों की तादाद में माईगॉव पर, नरेंद्र मोदी ऐप पर इस बार जो सुझाव आए, मैं कह सकता हूं 80-90% सुझाव भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के संबंध में आए। नोटबंदी की चर्चा आई। इन सारी चीजों को जब मैंने देखा तो मैं मोटे मोटे तौर पे कह सकता हूं कि मैं उसको 3 भागों में विभाजित करता हूं। कुछ लोगों ने जो मुझे लिखा है उसमें नागरिकों को कैसी कैसी कठिनाइयां हो रही हैं, कैसी असुविधाएं हो रही हैं, इसके संबंध में विस्तार से लिखा है। लिखने वालों का दूसरा तबका वो है जिन्होंने ज्यादातर उन बातों पर बल दिया है कि इतना अच्छा काम, देश की भलाई का काम, इतना पवित्र काम, लेकिन उसके बावजूद भी कहां कहां कैसी कैसी धांधली हो रही है, किस प्रकार से बेईमानी के नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, इसका भी जिक्र लोगों ने किया है। और तीसरा वो तबका है जिन्होंने जो हुआ है उसका तो समर्थन किया है, लेकिन साथ साथ ये लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। भ्रष्टाचार, काला धन पूर्णतया नष्ट होना चाहिए, इसके लिए और कठोर कदम उठाने चाहिए तो उठाने चाहिए, ऐसा बड़ा ही बल देकर के लिखने वाले लोग भी हैं। मैं देशवासियों का आभारी हूं कि इतनी सारी चिट्ठियां लिख करके मुझे आपने मदद की है। श्रीमान गुरु मणि केवल ने माईगॉव पर लिखा है, काले धन पर लगाम लगाने का यह कदम प्रशंसा के योग्य है। हम नागरिकों को परेशानी हो रही है, लेकिन हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम जो सहयोग दे रहे हैं उससे हम खुश हैं। हम भ्रष्टाचार, काला धन इत्यादि के खिलाफ मिलिट्री फोर्सेस की तरह लड़ रहे हैं। गुरु मणि केवल जी ने जो बात लिखी है, देश के हर कोने में से यही भावना उजागर हो रही है। हम सब इसको अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा ना होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है। मैं लोगों को एक और कारण के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने न केवल परेशानियां उठाई है, बल्कि उन चुनिंदा लोगों को करारा जवाब भी दिया है जो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सारी अफवाहें फैलाई गई। भ्रष्टाचार और काले धन जैसी लड़ाई को भी सांप्रदायिकता के रंग से रंगने का भी कितना प्रयास किया गया। किसी ने अफवाह फैलाई, नोट पर लिखे स्पेलिंग गलत है। किसी ने कह दिया नमक का दाम बढ़ गया है। किसी ने अफवाह चला दी 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा भांति भांति अफवाहों के बावजूद भी देशवासियों के मन को कोई डुला नहीं सका है। इतना ही नहीं, कई लोग मैदान में आए, अपने क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा अफवाह फैलाने वालों को भी बेनकाब किया, अफवाहों को भी बेनकाब कर दिया और सत्य लाकर के खड़ा कर दिया। मैं जनता के इस सामर्थ्य को भी शत शत नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये मैं साफ अनुभव कर रहा हूं, हर पल अनुभव कर रहा हूं। जब 125 करोड़ देशवासी आपके साथ खड़े हो, तब कुछ भी असंभव नहीं होता है। और जनता जनार्दन ही तो ईश्वर का रूप होती है, और जनता के आशीर्वाद ईश्वर के ही आशीर्वाद बन जाते हैं।
मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं, उन्हें नमन करता हूं कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ इस महायज्ञ में लोगों ने पूरा उत्साह के साथ भाग लिया है। मैं चाहता था कि सदन में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, राजनीतिक दलों के लिए भी, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए भी व्यापक चर्चा हो। अगर सदन चला होता तो जरूर अच्छी चर्चा होती। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि राजनीतिक दलों को सब छूटछाट है, ये गलत है। कानून सबके लिए समान होता है, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या राजनीतिक दल हो। हर किसी ने कानून का पालन करना ही होता है और करना ही पड़ेगा। जो लोग खुल करके भ्रष्टाचार और काले धन का समर्थन नहीं कर पाते हैं, वे सरकार की कमियां ढूंढने के लिए पूरी देर लगे रहते हैं। एक बात ये भी आती है, बार बार नियम क्यों बदलते हैं? ये सरकार जनता जनार्दन के लिए है। जनता का लगातार फीडबैक लेने का प्रयास सरकार करती है। जनता जनार्दन को कहां कठिनाई हो रही है, किस नियम के कारण दिक्कत आती है, उसका क्या रास्ता खोजा जा सकता है। हर पल सरकार एक संवेदनशील सरकार होने के कारण जनता जनार्दन की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए जितने भी नियम बदलने पड़ते हैं बदलती है, ताकि लोगों की परेशानी कम हो। दूसरी तरफ मैंने पहले ही दिन कहा था, 8 तारीख को कहा था, ये लड़ाई असामान्य है। 70 साल से बेईमानी और भ्रष्टाचार के काले कारोबार में कैसी शक्तियां जुड़ी हुई है, उनकी ताकत कितनी है। ऐसे लोगों से मैंने जब मुकाबला करना ठान लिया है, तो वे भी तो सरकार को पराजित करने के लिए रोज नए तरीके अपनाते हैं। जब वो नए तरीके अपनाते हैं तो हमें भी तो उसके काट के लिए नया तैर के अपनाना पड़ता है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, क्योंकि हमने तय किया है कि भ्रष्टाचारियों को, काले कारोबारों को, काले धन को मिटाना है। दूसरी तरफ कई लोगों के पत्र इस बात को लेकर के आए हैं जिसमें किस प्रकार की धांधलियां हो रही है, किस प्रकार से नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, इसकी चर्चा है। मैं प्यारे देशवासियों को एक बात का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज आप लोग टीवी पर, समाचार पत्रों में देखते होंगे, रोज नए नए लोग पकड़े जा रहे हैं, नोटें पकड़ी जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ है? मैं सीक्रेट बता दूं? सीक्रेट ये है कि जानकारियां मुझे लोगों की तरफ से मिल रही है। सरकारी व्यवस्था से जितनी जानकारी आती है, उससे अनेक गुना ज्यादा सामान्य नागरिकों से जानकारियां आ रही है। और ज्यादातर हमें सफलता मिल रही है वो जन सामान्य की जागरूकता के कारण मिल रही है। कोई कल्पना कर सकता है मेरे देश का जागरूक नागरिक ऐसे तत्वों को बेनकाब करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है? और जो जानकारियां आ रही है उसमें ज्यादातर सफलता मिल रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इसके लिए जो एक ईमेल एड्रेस इस प्रकार की खबरें देना चाहते हैं उनके लिए बनाया है, उस पर भी भेज सकते हो, माईगॉव पर भी भेज सकते हो। सरकार ऐसे सारे बुराइयों के साथ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, और जब आपका सहयोग है तो फिर लड़ना बहुत आसान है। तीसरे पत्र लेखकों के ग्रुप ऐसा है, वे भी बहुत बड़ी संख्या में है। वो कहते हैं मोदी जी थक मत जाना, रुक मत जाना, और जितना कठोर कदम उठा सकते उठाओ, लेकिन अब एक बार रास्ता पकड़ा है तो मंजिल तक पहुंचना ही है। मैं ऐसे पत्र लिखने वाले सबको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके पत्र में एक प्रकार से विश्वास भी है, आशीर्वाद भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण विराम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। ये जंग जीतना है, और थकने का तो सवाल ही कहां उठता है, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जिस बात पर 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हो, उसमें तो पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको मालूम होगा हमारे देश में
बेनामी संपत्ति का एक कानून 1988 में बना था, लेकिन कभी भी न उसके रूल्स नहीं बने, उसको नोटिफाई नहीं किया, ऐसे ही वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हमने उसको निकाला है और बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा। देश हित के लिए, जनहित के लिए जो भी करना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली बार भी मन की बात में मैंने कहा था, इन कठिनाइयों के बीच भी हमारे किसानों ने कड़ी मेहनत करके बुआई में पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से ये शुभ संकेत है। इस देश का मजदूर हो, इस देश का किसान हो, इस देश का नौजवान हो, इन सब के परिश्रम आज नए रंग ला रहे हैं। पिछले दिनों विश्व के अर्थ मंच पर भारत ने अनेक क्षेत्रों में अपना नाम बड़े गौरव के साथ अंकित करवाया है। हमारे देशवासियों के लगातार प्रयासों का परिणाम है। अलग अलग इंडिकेटर्स के जरिए भारत की वैश्विक रैंकिंग में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बढ़ी है। हम भारत में बिजनेस प्रैक्टिसेस को दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बराबर बनाने का तेजी से प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिल रही है। अंकटेड उसके द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार टॉप प्रोस्पेक्टिव होस्ट इकोनॉमीज फॉर 2016-18 में भारत का स्थान तीसरा पहुंच गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत ने 32 रैंक की छलांग लगाई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016 में हमने 16 स्थानों की बढ़त हासिल की है और वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2016 में 19 रैंक की बढ़ोतरी हुई है। कई रिपोर्ट ऐसे हैं जिसके मूल्यांकन भी इसी और इशारा करते हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार संसद का सत्र देशवासियों की नाराजगी का कारण बना। चारों तरफ संसद के गतिविधि के संबंध में रोष प्रकट हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी ने भी प्रकट रूप से नाराजगी व्यक्त की। लेकिन इस हालात में भी कभी कभी कुछ अच्छी बात भी हो जाती है और तब मन को एक बहुत संतोष मिलता है। संसद के हो हल्ले के बीच एक ऐसा उत्तम काम हुआ जिसकी तरफ देश का ध्यान नहीं गया है। भाइयों बहनों, आज मुझे इस बात को बताते हुए गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि दिव्यांग जनों पर जिस मिशन को लेकर के मेरी सरकार चली थी, उससे जुड़ा एक बिल संसद में पारित हो गया। इसके लिए मैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। देश के करोड़ों दिव्यांग जनों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। दिव्यांगों के लिए हमारी सरकार कमिटेड है। मैंने निजी तौर पर भी इसे लेकर मुहिम को गति देने की कोशिश भी की है। मेरा इरादा था दिव्यांग जनों को उनका हक मिले, सम्मान मिले, जिसके वो अधिकारी हैं। हमारे प्रयासों और भरोसों को हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने उस वक्त और मजबूती दी जब वे पैरालंपिक्स में 4 मेडल जीत करके ले आए। उन्होंने अपनी इस जीत से न केवल देश का मान बढ़ाया, बल्कि अपनी क्षमता से लोगों को आश्चर्यचकित भी कर दिया। हमारे दिव्यांग भाई बहन भी देश के हर नागरिक की तरह हमारी एक अनमोल विरासत है, अनमोल शक्ति है। मैं आज बेहद खुश हूं कि दिव्यांग जनों के हित के लिए ये कानून पास होने के बाद दिव्यांगों के पास नौकरी के ज्यादा अवसर होंगे,
सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर के 4% कर दी गई है। इस कानून से दिव्यांगों की शिक्षा, सुविधा और शिकायतों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। दिव्यांगों को लेकर के सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्ष में दिव्यांग जनों के लिए 4,350 कैंप लगाए, 352 करोड़ रुपयों की राशि खर्च करके 5,80,000 दिव्यांग भाई बहनों को उपकरण बांटे। सरकार ने यूनाइटेड नेशन की भावना के अनुरूप ही नया कानून पारित किया है। पहले दिव्यांगों की श्रेणी 7 प्रकार की हुआ करती थी, लेकिन अब कानून बना करके उसे 21 प्रकार की कर दी गई है। इसमें 14 नई श्रेणियां और जोड़ दी है। दिव्यांगों की कई ऐसी श्रेणियां शामिल की गई हैं जिसे पहली बार न्याय मिला है, अवसर मिला है, जैसे थैलेसेमिया, पार्किंसन या फिर बौनापन। ऐसे क्षेत्रों को भी इस श्रेणी के साथ जोड़ दिया गया है। मेरे युवा साथियों, पिछले कुछ हफ्तों में खेल के मैदान में ऐसी खबरें आई जिसने हम सबको गौरवान्वित कर दिया। भारतीय होने के नाते हम सबको गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। भारतीय क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से सीरीज में जीत हुई है। इसमें कुछ युवा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही। हमारे नौजवान करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई, तो केएल राहुल ने 199 रनों की पारी खेली। टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने तो अच्छी बैटिंग के साथ साथ अच्छा नेतृत्व भी दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन को आईसीसी ने वर्ष 2016 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर और बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया है। इन सबको मेरी बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। हॉकी के क्षेत्र में भी 15 साल के बाद बहुत अच्छी खबर आई। जूनियर हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया। 15 साल के बाद यह मौका आया है जब जूनियर हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। इस उपलब्धि के लिए नौजवान खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। ये उपलब्धि भारतीय हॉकी टीम के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। पिछले महीने हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी कमाल करके दिखाई। भारत की महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी भी जीती और अभी भी कुछ ही दिन पहले अंडर 18 एशिया कप भारत की महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैं क्रिकेट और हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, 2017 का वर्ष नए उमंग और उत्साह का वर्ष बने। आपके सारे संकल्प सिद्ध हो, विकास की नई ऊंचाइयों को हम पार करें, सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए गरीब से गरीब को अवसर मिले, ऐसा हमारा 2017 का वर्ष रहे। 2017 के वर्ष के लिए मेरी तरफ से सभी देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ષ 2016ની છેલ્લી મન કી બાત કરી હતી, જેમાં તેમણે શરૂઆત ક્રિસમસની શુભકામનાઓ સાથે કરી, સાથે જ જીસસ ક્રાઇસ્ટના જીવન સાથે જોડાયેલા કેટલાક રસપ્રદ કિસ્સા અને મહત્વપૂર્ણ પહેલું પણ તેમણે જણાવ્યા। સાથે જ આજે ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન અને ભારત રત્ન અટલ બિહારી વાજપેયીજીનો જન્મદિવસ છે, તેને લઈને પણ તેમણે વાતચીત કરી, વાજપેયીજીને શુભકામના પાઠવી। સાથે જ જ્યારે વડાપ્રધાન પોતે એક કાર્યકર્તા તરીકે સંગઠનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કામ કરતા હતા અને તે વખતના અટલજી સાથેના તેમના સંસ્મરણો પણ તેમણે વાગોળ્યા। સાથે જ જે ડિજિટલ ઇન્ડિયા અને કેશલેસ ઇન્ડિયાને હાલ સરકાર પ્રોત્સાહન આપી રહી છે, તેને લઈને મહત્વની વાત કરી અને 2 યોજનાની વાત વડાપ્રધાને આજે કરી હતી, જેમાં લકી ગ્રાહક યોજનાની વાત કરી, સાથે જ ડીજી ધન વ્યાપારી યોજનાની પણ વાત કરી અને ગ્રાહક અને વ્યાપારીઓને કઈ રીતે ફાયદો થશે તેની પણ વાત કરી હતી।
સાથે જ જે 15,000 લોકોને 1,000 રૂપિયાના ઇનામની આજથી જાહેરાત કરવામાં આવી છે, 100 દિવસ સુધી તે ચાલશે તેની પણ વાત કરી.